पाकिस्तान को पाकिस्तान कहें, आतंकिस्तान कहें या फिर हैवान कहें, क्योंकि जिसे न मानवीय गरिमा का पता है, जिसे न अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पता है, जिसे न युद्ध के नियमों का पता है, जिसे न शांति के नियमों का पता है, वो देश वही हरकतें कर सकता है जैसा कि बगदादी जैसे आतंकवादियों की सेना करती है। आज पाकिस्तान ने फिर वही कायरता से भरी हरकत की है जो उसने 29 अक्टूबर को शहीद जवान मनदीप सिंह के शव के साथ की थी। जम्मू कश्मीर के हिमाचल सेक्टर में पाकिस्तानी सेना की फायरिंग के बीच पाकिस्तान के आतंकवादियों ने भारतीय सेना के एक शहीद जवान के शव को क्षत विक्षत कर दिया। भारतीय सेना ने कहा कि पाकिस्तान इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। सीमा पर देश के जवान पाकिस्तान की गोलियों से लड़ रहे हैं और उसकी बर्बरता से भी लड़ रहे हैं, क्योंकि शहीद जवानों के शव के साथ बर्बरता दुनिया में कहीं और कोई और नहीं करता सिवाय पाकिस्तान के, जिसे ऐसी कायर करतूतों की पुरानी आदत है। आज जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान ने 1 महीने में दूसरी बार भारत के शहीद जवान के शव को अंग भंग किया है। नॉर्थ कश्मीर के मच्छर सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पे 3 जवानों की मौत हुई है और आर्मी ने कहा है कि इनमें से एक जवान का जो शव है वो बहुत बुरी तरह से म्यूटिलेट किया गया है। अब बात बिल्कुल साफ जाहिर यहाँ पे यह है कि ये जो एक्शन है ये बॉर्डर एक्शन टीम जो पाकिस्तान की तरफ से भेजी जाती है उन से करवाया गया है और आर्मी साफ तौर पे कह रही है कि इन सब चीजों का जवाब जरूर दिया जाएगा। आज की घटना से पहले 29 अक्टूबर को पाकिस्तान ने एलओसी पर शहीद हुए मनदीप सिंह के शव के साथ भी ऐसी ही हरकत की थी। 27 साल के शहीद मनदीप सिंह माछिल सेक्टर में ही लाइन ऑफ कंट्रोल पर शहीद हुए थे। पाकिस्तानी सेना की कवर फायरिंग के साथ घुसपैठ करने वाले आतंकियों ने भागने से पहले शहीद मनदीप के शव को शत विक्षत कर दिया था। ऐसी करतूतों का पाकिस्तान का पुराना और खूनी इतिहास रहा है। करगिल युद्ध के दौरान शहीद कैप्टन सौरभ कालिया के साथ पाकिस्तान की करतूत कोई नहीं भूला है। कैप्टन सौरभ कालिया और उनके 4 साथियों को पेट्रोलिंग के दौरान पाकिस्तानी सेना ने पकड़ लिया था। कई हफ्तों तक टॉर्चर करने के बाद पाकिस्तान ने शहीद कैप्टन सौरभ कालिया का अंग भंग किया, शव भारतीय सेना को दिया था। 2008 में गोरखा राइफल्स का एक जवान पेट्रोलिंग के दौरान रास्ता भटक गया था। बाद में शहीद जवान का सिर कटा शव मिला था। 2011 में कुपवाड़ा में पाकिस्तानी सेना के आतंकी भारतीय सेना के 2 जवानों का सिर काट कर ले गए थे। 2013 में जम्मू कश्मीर के मेंढर में भारतीय सेना के जवान हेमराज का सिर काटकर पाकिस्तान के आतंकी ले गए थे। युद्ध भी नियम से लड़े जाते हैं। सैनिक कहीं के हों, उनके शव का कहीं अपमान नहीं होता, लेकिन कायर और बुज़दिल इसे कहां समझते हैं। पाकिस्तान तो वो देश है जिसे कारगिल युद्ध में अपने सैनिकों के शव तक उठाने में शर्म आ रही थी। बाद में पाकिस्तान अपने सैनिकों के शव लेने आया तो भारतीय सेना ने पूरे सम्मान के साथ सैनिकों के शव दिए थे। पाकिस्तान सैनिकों के शव के साथ जो बर्बरता करता है वो दुनिया के उन नियमों का उल्लंघन है जिसे 1949 में बनाया गया था और जिसे जिनेवा कन्वेंशन के नाम से जानते हैं, जिसमें नियम है कि नागरिकों के जानमाल की सुरक्षा और घायल सैनिकों के साथ मानवीयता जरूरी है। कोई भी देश युद्धबंदी के साथ सम्मानजनक और मानवीय व्यवहार करेगा। दूसरे देश के सैनिक और असैन्य नागरिक के शव के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार या परीक्षण मना है। दर दिन 2 या 3 जवान हमारे शहीद होते हैं और पाकिस्तान को हम कुचल नहीं पा रहे हैं और आप बार बार कहते हैं कि हम तैयार हैं युद्ध के लिए। देखिए, युद्ध करना ये कोई हमारी मांग नहीं है। अगर युद्ध करना हमारी मजबूरी है तो आप पीछे क्यों हटते हो? हमें मालूम है युद्ध करने से देश हमारा पीछे जाएगा। थोड़ा इतने आसान नहीं है युद्ध की बात, लेकिन आपके भाषण से ज़्यादा अच्छे है कि आप युद्ध की भाषा करो। और मेरा मानना यह है कि उसके इस व्यवहार का जवाब उसी लहजे में दिया जाना बहुत आवश्यक है, तभी जाकर के उसको मैसेज जाएगा।
पाकिस्तान को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि भारतीय सेना ने कहा है कि वो पाकिस्तान को कायरता से भरी इस हरकत का अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। पाकिस्तानी सीमा पर भारतीय सेना के चौकी और आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब से वो बौखलाया हुआ है। पाकिस्तानी सेना के जनरल राहिल शरीफ के रिटायरमेंट में भी सिर्फ 7 दिन बचे हैं। राहिल शरीफ जाते जाते खून से अपना एक्सटेंशन लेटर लिखने की कोशिश में लगे हैं। पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर पाकिस्तानी सेना फायरिंग की आड़ में आतंकियों की मदद से बड़े हमले की फिराक में है, जबकि भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। लेकिन इस बीच मछिल सेक्टर में दूसरी बार पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के जवान के साथ बर्बरतापूर्ण कार्रवाई कर भारतीय सेना को बड़ी कार्रवाई के लिए मजबूर कर दिया है। मछिल में सुजाउल हक के साथ मंजित नेगी, दिल्ली, आज तक। हमारे सैनिकों के शवों को क्षत विक्षत करने वाली बर्बरतापूर्ण हरकत अक्सर पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम यानी कि बैट करती रही है। इसे खूनी टुकड़ी के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान की बीएटी यानी कि बैट में पाकिस्तानी सेना के कमांडोज और आतंकवादी दोनों शामिल होते हैं। ये अक्सर लाइन ऑफ कंट्रोल पर पेट्रोलिंग कर रहे भारतीय जवानों पर घात लगाकर हमला करते हैं। भारतीय जवानों पर हमला करने के बाद ये अक्सर शहीद जवानों के शवों को क्षत विक्षत कर देते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जब कोई बैट टीम हमला करती है तो पाकिस्तानी सेना इस टीम को पीछे से कवर फायरिंग देती है। पाकिस्तान ने बैट टीम को इसलिए बनाया है कि पकड़े जाने पर वो ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लेगी कि सेना के जवान नहीं बल्कि ये तो आतंकवादी हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान ने करीब 700 कमांडोज और आतंकवादियों से लैस कई बैट टीमें लगा दी थीं, जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर 740 किलोमीटर और इंटरनेशनल बॉर्डर पर 200 किलोमीटर के इलाके में घात लगाकर हमले के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सीमा पर पाकिस्तान की क्रूरता से भरी इन करतूतों के स्क्रिप्ट राइटर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ हैं, जिन्हें आज से 7 दिन बाद रिटायर होना है। जनरल राहिल शरीफ को लगता है कि सीमा पर तनाव और ऐसी करतूतों से उन्हें शायद 3 साल का एक्सटेंशन और मिल जाए, और अगर एक्सटेंशन न भी मिले तो वो जाते जाते सर्जिकल स्ट्राइक के जख्मों का बदला ले लें। रिटायरमेंट से पहले राहिल शरीफ के इस खूनी प्लान का विश्लेषण भी आज बहुत जरूरी है। क्या पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ लाइन ऑफ कंट्रोल पर खून बहाकर अपना एक्सटेंशन लेटर लिखवाने में जुटे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि राहिल शरीफ के रिटायरमेंट के सिर्फ 7 दिन बचे हैं और अब तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने राहिल शरीफ को 3 साल और देने पर रेड सिग्नल ही दिखाया है। राहिल शरीफ 3 साल के कार्यकाल को पूरा करते हुए 29 नवंबर को आर्मी चीफ के पद से रिटायर होने वाले हैं। लेकिन राहिल शरीफ अंदर ही अंदर पूरा जोर लगाए हुए हैं कि उन्हें 3 साल और आर्मी चीफ बना दिया जाए। मगर पाकिस्तानी मीडिया के शब्दों में कहें तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नए आर्मी चीफ के लिए अपना बंदा ढूंढ रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर तनाव और सीज फायर उल्लंघन से राहिल शरीफ को नवाज शरीफ से लड़ने की खुराक मिलती है। यही वजह कि पिछले 1 महीने से बॉर्डर पर तनाव ज्यादा बढ़ गया है। एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर सीज फायर उल्लंघन किया जा रहा है। पाकिस्तान की सेना गोलाबारी करती है और इस गोलाबारी की आड़ में आतंकवादियों की घुसपैठ कराती है, जो आतंकवादी भारतीय सेना के जवानों पर हमला करते हैं और 1 महीने में 2 बार भारतीय सेना के 2 शहीद जवानों के शव के साथ बर्बरता कर चुके हैं। राहिल शरीफ की बौखलाहट की सबसे बड़ी वजह वो सर्जिकल स्ट्राइक है जिसके जरिए 28 सितंबर को भारतीय सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जाकर राहिल शरीफ के पालतू आतंकियों को मार गिराया था। जाते जाते राहिल शरीफ के लिए यह सबसे बड़ा जख्म था, जिसे वो न बता सकते थे न दिखा सकते थे। यही वजह है कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान 286 बार सीज फायर उल्लंघन कर चुका है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की गोलाबारी में 29 लोग मारे जा चुके हैं। इन 29 लोगों में भारतीय सेना के 17 शहीद जवान भी शामिल हैं। भारत ने भी राहिल शरीफ के आतंकियों और उनके जवानों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। अभी 6 दिन पहले ही भारत ने पाकिस्तान के 7 जवानों को मार गिराया था, जिसके बाद राहिल शरीफ ये कह रहे थे कि पाकिस्तान पारंपरिक युद्ध के लिए भी तैयार है। राहिल शरीफ अब जाते जाते अपना आखिरी कार्ड खेल रहे हैं, जिसमें सीमा पर आतंकवादियों के जरिए भारतीय सेना के जवानों पर छुपकर हमले करना, शवों को अंग भंग करने वाली कायरतापूर्ण हरकत करना और सीमा पर गोलाबारी करके निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाना शामिल है। आज तक ब्यूरो।
कि नोटबंदी की मुश्किलें शॉर्ट टर्म की हैं, जबकि लॉन्ग टर्म में हमें फायदा ही फायदा है। जेटली ने आज बीजेपी सांसदों को नोटबंदी के बारे में वो बातें बताई जो उन्हें जाकर जनता को बताना है। वित्त मंत्री के आज के विश्लेषण का यही मतलब है कि आपको नोटबंदी से घबराने की कोई जरूरत नहीं। अब तो मोदी सरकार ने तो सबको सब बर्बाद कर दिए। देखिए, जितना हम देख रहे लाइन तो कम में होने का इतना नहीं लग रहा। कम से कम एक निर्णय हिंदुस्तान में हुआ और शायद पिछले 70 साल में ऐसा निर्णय नहीं होगा। थोड़ी दिक्कतें सही हो जाएगी। पीएमजी जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। डिसीजन सही है सरकार। हाँ, सरकार का फैसला सही लग रहा है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया और दुनिया में कुछ नहीं होता। बेशक हमें कुछ घाटा रह जाओ, लेकिन भविष्य के लिए बहुत बढ़िया है। बीजेपी संसदीय दल की रूटीन बैठक में अरुण जेटली ने नोटबंदी का पूरा अर्थशास्त्र समझाया। देश के वित्त मंत्री बीजेपी के मार्गदर्शक की भूमिका में सांसदों को सरल और सीधी भाषा में नोटबंदी के फायदे गिनाते नजर आए कि लाखों करोड़ रुपया जो कैश में घूमता था आज बैंकिंग व्यवस्था में आ गया। बैंकिंग व्यवस्था में जब वो आता है, और क्योंकि ये सारा करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में आता है, तो इसको लो कॉस्ट मनी कहते हैं, जिसके लिए बहुत कम कीमत बैंक को देनी पड़ती है। अब बैंकों में जब इतनी बड़ी संख्या में आता है, तो एकाएक बैंकों की क्षमता कृषि में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ट्रेड में, व्यवसाय में, उद्योग में ऋण देने की क्षमता एकदम बढ़ जाती है। और क्योंकि ये लो कॉस्ट सस्ता कैपिटल आया है, स्वाभाविक है कि देने की जो क्षमता होगी, उसके ऊपर जो खर्चा होगा, जो ब्याज होगा, वो भी अपने आप कम आएगा। बैंकों ने ऑलरेडी कम करना शुरू कर दिया है। बीजेपी के सांसदों को जनता के बीच जाकर नोटबंदी के फैसले को डिफेंड करना है, इसीलिए जेटली को यह समझाना जरूरी था कि नोटबंदी का फैसला क्यों करना पड़ा। कि हम लोगों को लगभग इस वर्ष का ले लें तो 8 लाख करोड़ के करीब इनकम टैक्स इकट्ठा होगा, 8.5 लाख के करीब इनडायरेक्ट टैक्स इकट्ठा होगा। लेकिन सरकार का, देश का खर्चा चलाने के लिए हमें 4-5 लाख करोड़ इसके ऊपर उधार लेना पड़ेगा, क्योंकि 16.5 लाख से देश नहीं चलता। ये जो आज ग्रामीण क्षेत्र पिछड़े हैं, क्योंकि हम पूरा निवेश नहीं कर पाते, क्या देश के पास इतने साधन होंगे कि उस दिशा में हम लोग निवेश कर पाए? यही 4-5 लाख करोड़ रुपया सालाना और अधिक गरीबी मिटाने में, गांव के क्षेत्र में चला जाए, और इसका सारा प्रत्यक्ष संबंध जो है वो गरीबी के साथ है, गरीब लोगों के साथ है, उसका उन्मूलन करने के साथ है। जेटली ने बीजेपी नेताओं को नोटबंदी की कुछ बड़ी बातें बताई, जिसका निचोड़ ये है कि देश में सिर्फ 16.5 लाख करोड़ टैक्स वसूली होती है, जिनसे विकास योजनाओं का खर्च नहीं निकल पाता। केंद्र सरकार का बजट घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार को खर्च के लिए 4 से 5 लाख करोड़ कर्ज लेना पड़ता है। काला धन बैंकों में आएगा तो पैसे गांव तक जाएंगे। कृषि, कारोबार और दूसरी सेवाओं के लिए बैंक लोन दे पाएंगे। भारत में जीडीपी का 12% नकदी के रूप में है। टैक्स वसूली बढ़े, इसीलिए करेंसी को कम करना जरूरी है। नोटबंदी के कच्चे पक्के में भुगतान की परंपरा खत्म होगी। कैशलेस इकोनॉमी से किसानों, मजदूरों को फायदा होगा। मजदूरों को चेक से भुगतान होने पर न्यूनतम मजदूरी की गारंटी होगी। जेटली ने कहा कि देश में बैंकिंग और टैक्स ढांचे को पूरी तरह डिजिटल बनाया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। 1996 में मुंबई में रेसकोर्स पे बीजेपी का एक राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, जिसमें माननीय अडवाणी जी ने घोषणा की थी कि अटल जी हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। हमने पहली बार पार्टी की तरफ से 7 मोबाइल फोन खरीदे थे, और अधिवेशन की खबर कम छपती थी, और मीडिया में यही खबर आती थी कि बीजेपी, देखिए लोग मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं। तो 15 साल पहले और 12 साल पहले अगर आपको कहा जाता कि हर गरीब के हाथ में मोबाइल होगा तो लोग हंस पड़ते। लेकिन ये परिवर्तन आया है डिजिटल में, और ये डिजिटल की क्रांति।
और आज किस व्यवस्था की कल्पना कर रहे हैं? आज दिल्ली के स्कूलों ने मां बाप को एसएमएस भेज दिया कि फीस आप कैश में नहीं जमा कराओगे, केवल मोबाइल पे आप डिजिटल के माध्यम से फीस जमा करा सकते हो। अलग अलग संस्थाओं में मजदूरों का वेतन न्यूनतम वेतन से कम, अब सबके लिए मजबूरी है, एकाएक आपको डिजिटल ट्रांसफर मजदूर के अकाउंट में करना पड़ेगा। और जो लोग अगर निकट से इसको देखते तो उनके लिए हैरानगी नहीं होती। जेटली ने इकोनॉमी की सेहत दुरुस्त करने के तमाम हेल्थ टिप्स बताए। उनकी दलील थी कि जो सुधार इस वक्त कड़वा लग रहा है, दरअसल वो भविष्य में संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। जेटली ने सरकार का फ्यूचर प्लान भी बताया। रबी सीजन में किसानों को नकदी की दिक्कत ना हो, इसके लिए ग्रामीण इलाकों में करेंसी की उपलब्धता बढ़ाने की बात कही। देश चाहता है काले धन से मुक्ति, देश चाहता है भ्रष्टाचार से छुटकारा, लेकिन अगर नोटबंदी से अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई तो यह आसमान से गिरकर खजूर पर लटकने जैसी बात होगी। मोदी सरकार को यह बात गांठ बांध लेनी चाहिए। दिल्ली से रीमा पराशर के साथ आज तक ब्यूरो। अरुण जेटली की माने तो अभी कुछ दिनों तक नकदी का संकट बना रह सकता है। ये भी मुमकिन है कि अर्थव्यवस्था थोड़ी बहुत डगमगाए, लेकिन बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। नोटबंदी से नकली नोट की तस्करी और आतंकवाद को होने वाली फंडिंग के नेटवर्क पर भी तगड़ी चोट पड़ेगी। ये गृह मंत्रालय का दावा है कि 8 नवंबर यानी कि नोटबंदी लागू होने के बाद से अभी तक नकली नोट की तस्करी का एक भी मामला सामने नहीं आया, जबकि हर साल करीब 70 करोड़ के नकली नोट भारतीय बाजारों में पहुंचाए जाते रहे हैं। करीब 700 से 800 करोड़ रुपए भारत विरोधी ऑपरेशंस पर खर्च होते हैं, जिनका इस्तेमाल आतंकवादी और नक्सली करते हैं। काले धन और नकली नोटों के चैनल से सालाना 300 से 350 करोड़ रुपए चरमपंथी गुटों को पहुंचाए जाते हैं। 20 से 30 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेताओं तक पहुंचाए जाने की पुख्ता जानकारी भी केंद्र सरकार को है। खबरदार में अब हम उस भारत का विश्लेषण करेंगे जो 14 दिनों से लाइन में खड़ा है। ये वो भारत है जो कालेधन के खिलाफ जंग में डटा तो है, लेकिन उसकी परेशानियों का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। सरकार को जल्द से जल्द इनकी मुश्किलों को खत्म करना होगा। पुलिस वालों ने लाठी चार्ज कर दिया, मतलब हम लोग इधर उधर भागे, तब कोई काम नहीं कर पा रहे हैं कि हम लोगों को खर्चा नहीं चल पा रहा है, हम मिला के हम लोग पैसा ही निकाल ही नहीं पा रहे हैं। कोई असर नहीं हुआ, एकदम सही कर रहे हैं, जो कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी एकदम सही कर रहे हैं। कि गरीब आदमी परेशान है, लाइन में लगा हुआ 2-2 घंटा पैसा नहीं मिल रहा है। हम लोग तो लाइन लगा खड़े हैं 1 घंटे, 7 बजे खड़े हैं, 5 बजे नंबर आ रहा है। ऐसा बंदा नहीं जिसको पैसा ना मिलता, जो भी बैंक में जाएगा उसको पैसा मिलेगा, बैंक वाला किसी नहीं मिल रहा है। अरे बड़ी परेशानी है, क्यों आप चलिए बैंक ऑफ बड़ौदा। ये 14 दिनों से लाइन में खड़े भारत की सबसे शर्मनाक तस्वीरें हैं। अपने ही पैसे के लिए लाठियां खाना किसी लोकतंत्र में जायज नहीं कहा जा सकता। एक आम आदमी पर बरसती इन लाठियों को सत्ता में बैठे साहिबानों को जरूर देखना चाहिए। हम लोग सर कम से कम 12-13 दिन हो गए, हम लोग सुबह से लाइन में लग जाते हैं और पैसा निकाल नहीं पाते हैं। कभी भीड़ की वजह से, कभी ऐसे वैसे कि आईडी ले आइए, ये करिए वो करिए, वापस लौट जाते हैं। अब आज जो है पुलिस वालों ने लाठी चार्ज कर दिया, मतलब हम लोग इधर उधर भागे और फिर इसके बाद जो है सब लड़के इधर उधर चले गए, हम भी चले आए और हम लोग बहुत मजबूर, हम लोग का काम बिल्कुल बंद हुआ है, मतलब कोई काम नहीं कर पा रहे हैं कि हम लोगों को खर्चा नहीं चल पा रहा है, हम कुल मिला के हम लोग पैसा ही निकाल ही नहीं पा रहे हैं। आज कम से कम 15-20 दिन से परेशान है। आज पुलिस की कैसी रवैया रही है? पुलिस की ऐसी रवैया रही है सर कि वो लोग बस आए तुरंत और लाठी चार्ज कर दिए। ये यूपी के फतेहपुर की तस्वीरें हैं। यूपी के ग्राउंड रिपोर्ट बता रही है कि किसानों की राहत के लिए दिल्ली में हुआ फैसला ग्राउंड जीरो तक नहीं पहुंचा। रबी के सीजन में नकदी संकट की मार किसानों पर भारी पड़ी। धंधा चौपट है। धंधा चौपट है। हाँ, जब पैसे नहीं मिल रहा है तो कहाँ प्रधानमंत्री कह रहे 30 दिसंबर तक सब ठीक हो जाएगा। आपको विश्वास है प्रधानमंत्री में या नहीं है? मोदी के ऊपर पूरा विश्वास है। हाँ। जो भी कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अच्छा काम के लिए कुछ कष्ट से सहना पड़ेगा। कुछ सर इतनी समय कुछ नहीं चल रहा है, एकदम डाउन चल रहा है। एकदम डाउन चल रहा है। क्यों डाउन चल रहा है? कि 500 का 1000 का नोट देते हैं लोग, इसको कोई ले नहीं रहा है। थोड़ी दिक्कत है लेकिन हम लोग झेल लेंगे। थोड़ी बहुत अच्छा कदम उठाया है मोदी ने। हाँ, मोदी ने क्या, इससे फायदा क्या होगा?
इससे बहुत फायदा होगा। काला धन जो है वो हम लोग सब नुकसान है। सर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इससे। जो असली काले धन वाले हैं वो निकल जाएंगे, वो सब अपना काम कर लेंगे। ये शादी का सीजन भी है। नकदी का संकट दूल्हे दुल्हनों की हसरत पर भारी पड़ा है। किसकी शादी है ये बताइए। आर यू हैप्पी विद व्हाट प्राइम मिनिस्टर हैज डन? कि आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है शादी में? बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, लोगों से हेल्प मांगनी पड़ी। यहाँ तक कि जिस दिन मेरा तिलक था उस दिन भी मैं बैंक में लगा रहा, मेरे मदर फादर लगे रहे, मेरे भाई लगे रहे। इतना परेशान हुए, काफ़ी परेशान हुए। सरकार 2.5 लाख दे रही है ऐसा पेपर में लिखा, मगर सारे बैंकों में गया, ऐसा कोई सुविधा नहीं है। बैंक ने कहा कि अगर आप अपना वेडिंग लेके गया ID कार्ड दिखाए, लेके गया, कोई रिस्पॉन्स कुछ दिखाने पे सब कुछ दिखाने में कुछ नहीं मिला। आज तक का ये जायजा लगातार जारी है। इलाहाबाद से वाराणसी के बीच तमाम तबकों की राय शुमारी से ये साफ है कि फैसले को लेकर हिंदुस्तान की राय बंटी हुई है। ये नोटबंदी से कुछ फायदा है नहीं। आपको लगता है कि काले धन के खिलाफ जो प्रधानमंत्री कहते हैं उन्होंने लड़ाई छेड़ी है, वो वाकई काला धन आएगा? वाकई आपको लगता है कि जो असली जिनके पास काला धन है यूपी में, जो बड़े बड़े नेता हैं, वो पकड़े जाएंगे या नहीं? वो नहीं पकड़े जाएंगे सर। वो उन्हीं को पैसा दे के वो बच जाएंगे। काला धन अमीर कोई नहीं दिखाता है बैंक में, यही समझ लीजिए। अमीरों के पास नहीं था सर, काला धन अमीरों के पास था। वो अमीर ने लाइन नहीं लगाई है। एग्जाम चल रहा है फिर भी हम लोग जो है लगे हुए हैं। एग्जाम हम लोगों को चल रहा है, लाइन में लगना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग लगे हुए हैं और इसका सपोर्ट करते हैं। इसमें थोड़ा सा काम करने को मिल जाए सर तो बहुत अच्छा है। ये तो हम लोगों का सौभाग्य है। थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, बट कदम जो है वो दैट इज द बेस्ट। जियो सिम के लिए, मूवी थिएटर के लिए हम लोग लाइन लगा सकते हैं, तो देश के लिए क्यों नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते। बहुत बढ़िया डिसीजन है। वेरी वेरी हैप्पी। आई एम फुल सपोर्टर ऑफ PM मोदी। यू आर फुल सपोर्टर ऑफ PM मोदी? यस, ऑल्सो ऑफ कोर्स। यू थिंक इट्स अ गुड डिसीजन? काला धन वापस आएगा? हाँ आएगा, जरूर आएगा, लेकिन बहुत खुश है इस डिसीजन से। उधर दिल्ली की आबो हवा में नोटबंदी के अलावा और किसी जुमले की जगह ही नहीं बची है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में PM मोदी भावुक हो गए। शाम को एक कार्यक्रम में मोदी का विरोधियों के नाम अफसोस भरा संदेश आया। मोदी की भावुकता पर आज दिल्ली में दलबंदी होती रही। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का हमला जारी रहा। प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में क्यों नहीं आते? पार्लियामेंट में आके क्यों नहीं बोलते? टीवी पे बोल सकते हैं, पॉप कॉन्सर्ट पे बोल सकते हैं, पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं बोल सकते? दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने नोटबंदी के खिलाफ संसद कूच का रास्ता पकड़ा तो पुलिस को गिरफ्तार करने की नौबत आ गई। कल संसद में इससे भी बड़ी घेराबंदी दिखेगी। विपक्ष के 200 सांसद एक साथ नोटबंदी पर विरोध का झंडा बुलंद करेंगे। रीमा पराशर, मौसमी सिंह और पंकज जैन के साथ रवीशपाल सिंह, दिल्ली, आज तक। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट से ये साफ है कि ज्यादातर हिस्सों में नकदी का संकट है, लेकिन खुशखबरी ये है कि 1-2 दिनों में नकदी की उपलब्धता और बढ़ेगी। बुधवार से बहुत मुमकिन है कि देश भर के 75,000 ATM से 500 और 2,000 के नए नोट मिलने लगेंगे। RBI के निर्देश के बाद 2 दिनों में 10,000 ATMs को अपडेट कर नकदी पहुंचा दी गई है। अपडेट होने के बाद ATM मशीन से नकदी की क्षमता 4 लाख से बढ़कर 44 लाख हो जाएगी। ये काला धन रखने वालों के लिए बड़े ही बुरे दिन हैं। घरेलू मोर्चे पर मोदी सरकार ने सख्ती का शिकंजा कस दिया है, तो काला धन का स्वर्ग माने जाने वाले स्विट्जरलैंड के साथ एक बड़ी डील हमारी हुई है। सितंबर 2018 के बाद स्विस बैंकों में काला धन जमा करने पर भारत सरकार को खुद ब खुद जानकारी मिल जाएगी। दोनों देशों के बीच ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर सहमति बन चुकी है। CBDT के चेयरमैन सुशील चंद्रा और भारत में स्विस एम्बेसी के डिप्टी चीफ ने ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किए हैं। मोदी सरकार के लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। 6 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेनेवा में स्विस प्रेसिडेंट जोहान स्नाइडर अम्मान से मिले थे और तभी इस समझौते पर बात हुई थी, समझौता हुआ था। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। अब से कुछ ही देर में दस्तक लेकर पुण्य प्रसून आपके साथ होंगे। देखते रहिए आज तक।